दोस्तों, आज की हमारी कहानी आई है हमारे ही एक सब्सक्राइबर से और ये किस्सा उनके साथ एक आप बीती घटना है। विवेक ओडिशा के बालासोर का रहने वाला है और एक काफी मेहनती और शांत किस्म का इंसान है। 2016 की सर्दियों में विवेक अपनी जिंदगी के सबसे अजीब और खौफनाक तजुर्बे से गुजरा। आज से पहले उन्होंने ये कहानी किसी के साथ भी शेयर नहीं की थी, क्योंकि उस समय विवेक जॉब कर रहे थे और अगर उनकी फैमिली को यह सब कुछ पता लग जाता तो शायद वो उसे जॉब नहीं करने देते। आज विवेक को ये जॉब छोड़े 3 साल हो गए हैं और अब उसने फाइनली डिसाइड किया इस कहानी को सबके साथ शेयर करने का। तो आइए दोस्तों, विवेक के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसे उसकी सारी जिंदगी के लिए डरा करके रख दिया, हम जानते हैं आज की कहानी में। विवेक एक टेलीकॉम कंपनी में RF इंजीनियर था, जहां उसका काम था मोबाइल टावर्स की टेस्टिंग और परफॉर्मेंस चेक करना। बेसिकली इसकी कंपनी टावर्स इंस्टॉल करती थी और इसका दिन भर का रूटीन था नए टावर साइट्स पर जाकर के वहां की स्ट्रेंथ, इंटरनेट स्पीड और बाकी सारे पैरामीटर्स चेक करना। विवेक का बेस भुवनेश्वर था और वहां से करीब 200 से 250 किलोमीटर के अंडर आने वाली जितनी भी टावर साइट्स होती थी वहां पर उसे बाइक से ही ट्रैवल करना पड़ता था। हर ट्रिप में उसके साथ एक टेक्नीशियन होता था जिसका काम होता था टावर के ऊपर चढ़ करके टेक्निकल चेंजेस करना। वो टेक्नीशियन भी भुवनेश्वर का ही था और विवेक की सारी फील्ड विजिट्स में उसका एक फिक्स पार्टनर था। अब उस दिन विवेक और उसका टेक्नीशियन भोला भुवनेश्वर से अंगुल डिस्ट्रिक्ट के लिए निकले हुए थे। वहां से अंगुल करीब 120 से 30 किलोमीटर दूर था और ये उन लोगों का जाना पहचाना एरिया था। नॉर्मली तो वहां से एक रोड जाती थी जो कि एक नेशनल हाईवे था, लेकिन वहां पर ट्रक्स का बहुत ज्यादा जाम होता था, तो विवेक एक ऑल्टरनेट रास्ता चूज करता था जो कि थोड़ा सा सुनसान और डरावना रास्ता था। उस दिन इनका काम अंगुल सिटी से करीब 80 किलोमीटर दूर एक रिमोट विलेज में था। अब उससे 5 दिन पहले भी विवेक वहां पर विजिट कर चुका था, लेकिन KPI में प्रॉब्लम आने की वजह से उन्हें रीविजिट करने के लिए बोला गया था। अब नॉर्मली रीविजिट में करीब 1 से 2 घंटे का ही काम होता है और वैसे भी पिछले वाली विजिट में ये लोग रात 11 बजे तक फ्री हो गए थे, तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। उस दिन जब ये लोग साइट पर पहुंचे तो देखा कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, क्योंकि नेटवर्क इशू सिस्टम या सॉफ्टवेयर लेवल का नहीं बल्कि हार्डवेयर लेवल का था। अब हार्डवेयर रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट भेजने के लिए इन लोगों को श्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। वहां पर काम करने के लिए एक वर्क टू परमिट लेना पड़ता था जो कि शाम 5 बजे तक वैलिड रहता था और उस दिन 5 बजे तक इन लोगों का काम पूरा नहीं हुआ, तो इन्होंने सोचा कि आज वापस चलते हैं और कल फिर से लौट आएंगे। उस गांव में कोई भी होटल या ढाबा नहीं था और अब इन दोनों को भूख लगी थी। वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर बने एक छोटे से मार्केट से इन लोगों ने कुछ खाया कि तभी विवेक को उसके टीम लीड का कॉल आया और उसने कहा कि उसका जो टेक्नीशियन है भोला, उसे वापस से भुवनेश्वर भेजना होगा, क्योंकि वहां पर एक साइट पर उसे इंजीनियर के साथ जाना था। अब विवेक के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसे भोला को भेजना ही था, यानी इस गांव वाली साइट पे उसे कल अकेले विजिट करना था। उस रात ये लोग उस साइड से निकल गए और करीब 8:15 के आसपास ये लोग अंगुल बस स्टैंड पहुंचे। विवेक ने भोला को भुवनेश्वर जाने वाली बस पर चढ़ा दिया। भोला चला गया और अब विवेक यहां पर एकदम अकेला था। उसने सोचा कि वो जाकर के कोई होटल रेंट कर ले, तो उसे अचानक से याद आया कि यहां पर उसके कुछ कॉलेज के दोस्त रहते थे और उसने तुरंत अपने उन दोस्तों को फोन किया और उनमें से एक से पूछा कि आज रात को मैं तेरे यहां पे रुक सकता हूं क्या। उस दोस्त ने तुरंत हाँ कह दी और व्हाट्सएप की लोकेशन भी भेज दी। विवेक अपनी बाइक से अपने दोस्त के घर पर जा ही रहा था कि अचानक से टीम लीड का फिर से कॉल आया। टीम लीड ने कहा कि हमारी कंपनी से बात हो गई है और ये श्योर हो गया है कि वहां पर हार्डवेयर डिफेक्ट ही है। उसने जब कॉल करके दूसरी टीम से पता किया तो उन्होंने बताया कि हार्डवेयर रिप्लेसमेंट आने में करीब 2 दिन लगेंगे। अब विवेक के पास 2 दिन थे, तो उसने सोचा कि मैं वापस भुवनेश्वर ही चला जाता हूं, थोड़ा रेस्ट भी कर लूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड को भी घुमा दूंगा। उनकी गर्लफ्रेंड, जो कि आज उनकी वाइफ है, वो उस समय भुवनेश्वर में ही जॉब करती थी। ये दोनों अपने काम के प्रेशर के चलते पिछले 1 महीने से नहीं मिल पाए थे और यही सोच करके विवेक ने बाइक घुमा दी और भुवनेश्वर का रास्ता चालू हो गया। आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। विवेक ने एक छोटे से ढाबे से अपना खाना पैक करवाया, क्योंकि शाम में भी उसने ज्यादा कुछ खाया नहीं था और वो जानता था कि जब तक वो भुवनेश्वर पहुंचेगा सारे होटल्स बंद हो चुके होंगे। खाना पैक करवा करके वो बाइक लेकर के निकल गया और उसने वो नेशनल हाईवे वाला रास्ता नहीं लिया, क्योंकि वहां पर ट्रक्स का काफी जाम होता था और वहां पर ड्राइव करना रात में काफी रिस्की भी था। तो उसने फिर से वही ऑल्टरनेट रूट लिया जहां पर वो पहले भी बहुत बार ट्रैवल कर चुका था।
रात के लगभग 10:15 बज रहे थे और विवेक अंगुल से निकला। वहां से करीब 130 किलोमीटर का सफर था और उसने अपने दिमाग में अंदाजा लगाया कि वो 3 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। ठंडी रात थी तो उसने पूरा विंटर वेयर, ग्लव्स, बंडाना, हेलमेट सब कुछ पहना हुआ था। कान में ईयरफोन लगे हुए थे और उसका फोन बाइक के हैंडल पर लगे माउंट पर लगा हुआ था और वो आराम से गाने सुनता हुआ ट्रेवल कर रहा था। वो रोड बिल्कुल सुनसान था और वहां पर कोई भी ट्रैफिक नहीं था। करीब 30 मिनट चलने के बाद वहां पर एक जंगल शुरू होता है और उस जंगल की एंट्री पॉइंट से पहले ही विवेक ने देख लिया था कि वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि लिफ्ट मांग रहा है। विवेक ने सोच लिया था कि वो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वो उसके सामने से गुजरा तो उसने एकदम क्लियरली देखा कि ये तो उसका टेक्नीशियन भोला है। विवेक एकदम शॉक हो गया। बाइक थोड़ी स्पीड में थी इसलिए तुरंत ब्रेक नहीं लगी और वो थोड़ा आगे निकल गया। आगे जाकर के जैसे ही बाइक स्टेबल हुई तो उसने मोबाइल माउंट से तुरंत भोला को फोन मिलाया और फोन उठाते ही उससे कहा कि तू पागल हो गया है क्या? तू रोड साइड पे क्या कर रहा है? बस से उतर गया क्या? भोला ने यहां पर कंफ्यूज होकर के कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बस में हूं, भुवनेश्वर जा रहा हूं। यह सुनकर विवेक का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। उसने भोला से कहा कि भाई मजाक मत कर, मैंने अभी अभी तुझे रोड के किनारे पर देखा है, सामने तू ही था। सामने से भोला ने हंसते हुए कहा कि आपने कुछ पी रखा है क्या? मैं तो बस में ही हूं। यह सुनते ही विवेक के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर भोला बस में है तो अभी अभी जिसे उसने जंगल के किनारे देखा है वो कौन था? विवेक सुबह 6 बजे से काम कर रहा था और वो सारे दिन से साइट पे था, तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही भोला ने उसे बताया कि वो बस में है तो उसके शरीर में एक अजीब सा करंट दौड़ गया और उसकी थकान एक ही पल में गायब हो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे फोन काटा, वहां से बाइक स्टार्ट की और वहां से फुल स्पीड में बाइक भगाने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि यह उसका कोई वहम नहीं है, क्योंकि उसने एकदम साफ साफ भोला का चेहरा देखा था और इसीलिए वो वहां से बाइक भगाता रहा। थोड़ा आगे जाकर के एक मंदिर आता था जहां पर वो हमेशा रुका करता था, लेकिन आज उसने अपने आप से कह दिया था कि ना ही कहीं पर रुकना है और ना ही कभी पीछे मुड़ करके देखना है। बाइक तेज रफ्तार से जंगल के रास्ते पर दौड़ रही थी, लेकिन वहां पर अजीब बात यह थी कि वह रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। विवेक अक्सर इस रास्ते पर आता जाता रहता था, तो उसे एक आइडिया था कि मंदिर कितनी देर में आता है, लेकिन आज 80 किलोमीटर की स्पीड पर बाइक भगाने के बाद भी वो मंदिर आ ही नहीं रहा था। विवेक ने सोचा कि अंधेरे और फॉग के चलते उसने वो मंदिर क्रॉस कर दिया होगा। तभी अचानक से उसे रोड के साइड से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे पेड़ों के पीछे कोई चीज है जो कि उसके साथ साथ भाग रही है। यह चीज उसके लिए बहुत ज्यादा अजीब थी, क्योंकि उन पेड़ों में और झाड़ियों में कोई भी चीज इतनी ज्यादा तेजी से कैसे भाग सकती थी। वो आवाज उसे कंटिन्यूअसली आ रही थी और उसका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था और इसी के चलते उसने अपनी बाइक की स्पीड भी बहुत बढ़ा दी थी। यहां पर विवेक अपने होशो हवास खो बैठा था और इसी के चलते उसका रोड से ध्यान भटका और एक बड़े से गड्ढे में जाकर के वो बाइक लगी और बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। किसी तरह से उसने अपने आप को और बाइक को संभाला और वहां पर गिरने से बच गया, लेकिन जैसे ही वो संभला उसकी बाइक वहां पर बंद पड़ गई। इंजन लाइट ऑन थी लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसकी बाइक सेल्फ स्टार्ट वाली थी और उसमें किक नहीं थी। ऐसे में यूजुअली बाइक ऑफ करके ऑन करने पर स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन आज चीजें कुछ और थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बाइक एकदम डेड हो गई हो, उसमें बैटरी ही खत्म हो गई हो। विवेक अपने मन ही मन में सोच रहा था कि अभी तो वो बाइक इतनी तेज चला करके लाया है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसकी बैटरी डेड हो गई हो। विवेक का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि बाइक को पुश करके और उसमें गियर डाल करके स्टार्ट करने की कोशिश करे। हालांकि अकेले यह काम करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन बाइक के इंजन से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। यह करते करते विवेक काफी थक गया था और उसकी सांस फूल गई थी। तभी उसे रोड के साइड पर किसी के चलने की आवाज आई। विवेक यहां पर एकदम फ्रीज हो गया था। उसने हिम्मत करके थोड़ी देर बाद अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और वहां पर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉग से घिरे पेड़, अंधेरा और रोड। अचानक से वहां से चलने की जो आवाज आ रही थी वो भी बंद हो गई थी।
इसके कुछ ही देर बाद विवेक को एक आवाज और आई, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो, जैसे कोई वहां पर खड़ा कुछ फुसफुसा रहा हो। अब विवेक का शरीर यहां पर एकदम जम चुका था और वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। विवेक ने फिर से बाइक को पुश करना स्टार्ट किया और उसने गियर लगा करके स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक एकदम डेड पड़ी हुई थी। यहां पर उसने क्लियरली एक आवाज सुनी, एक बहुत ही धीमी पर एक बहुत ही अजीब सी आवाज जो कह रही थी, मोहते नहीं जा। विवेक का यहां पर दिल बैठ गया और उसका पूरा का पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। यह आवाज उड़िया लैंग्वेज में थी, जिसका मतलब था मुझे ले जाओ। वो आवाज इतनी ज्यादा हल्की थी जैसे कोई विवेक के एकदम कान में आकर के बोल रहा हो। वहां पर उसे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसको एकदम अपने पास किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। यहां पर विवेक का पूरा शरीर कांप गया और उसने बिना सोचे समझे बाइक को पुश करना स्टार्ट किया। थोड़ा दौड़ने के बाद वो थकान के मारे आगे जाकर के रुक गया। उसकी सांस फूल रही थी, उसका दिल इतना ज्यादा तेज धड़क रहा था जैसे कभी बाहर ही आ जाएगा। विवेक वहां पर खड़ा हुआ खुद को कोस रहा था और उसको वहां से बचा करके निकालने वाला कोई भी इंसान नहीं था। वहां पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसकी मदद कर दे, और अब इस वीराने जंगल में वो एकदम अकेला खड़ा हुआ था। यही सब सोचते हुए उसकी नजर रोड के साइड पर गई तो वहां पर एक माइलस्टोन था। उसने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करके वहां पर रोशनी डाली तो उस पर लिखा हुआ था अंगुल 27 किलोमीटर। विवेक वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग की कैलकुलेशन के हिसाब से वो अभी तक 50 से 60 किलोमीटर आ गया था, लेकिन माइलस्टोन के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 27 किलोमीटर ही आ पाया था। विवेक यहां पर खौफ से भर गया। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी लूप में फंस गया है, जहां पर उसे वही जंगल, वही रास्ता, वही अंधेरा, सब कुछ रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेक वहां पर परेशान खड़ा हुआ था कि अचानक से उसकी नजर उसके बाइक के रियर व्यू मिरर पे गई तो उसने देखा कि पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। वही आदमी, वही पोज, उसी तरह से वो रोड पर खड़ा होकर के लिफ्ट मांग रहा था जैसे पहले जंगल के बाहर मांग रहा था। इस दफे वो आदमी विवेक की तरफ बढ़ता हुआ आगे आ रहा था और यह देख करके विवेक की रूह कांप गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करे, और उसने घबराहट के मारे जल्दी जल्दी वहां पर हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट की। अब बचपन में तो विवेक रोज मंदिर जाता था तो उसे हनुमान चालीसा अच्छे से आती थी, लेकिन अब कॉलेज में आने के बाद उसकी आदत छूट चुकी थी। समस्या यहां पर यह थी कि उसे हनुमान चालीसा की अब सिर्फ 2 से 3 ही लाइनें याद थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें हनुमान चालीसा की लिरिक्स सर्च की और फिर वहां पर जोर जोर से पढ़ने लगा। अब वो आदमी जो 10 से 15 फीट दूर उससे खड़ा था वो अचानक से गायब हो गया। वो यहां पर विवेक को दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन विवेक को महसूस हो रहा था कि 10-15 फीट दूर कोई चीज है जो खड़ी है और सिर्फ विवेक को ही देख रही है। उसने वहां पर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दी। 10, 15 या फिर शायद 20 बार उसने वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी और तब जाकर के उसका दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ और उसे अचानक से याद आया कि उसने एक रैंडम यूट्यूब वीडियो में देखा था, अगर बाइक के रियर व्हील को जोर जोर से घुमाओ और उसको 3rd गियर में डालो तो कभी कभी इग्निशन पिक कर लेता है। उसने राम नाम लेकर के अपनी बाइक का रियर व्हील घुमाया और फिर जैसे ही उसे 3rd गियर में डाला बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। उसने जोर से बोला कि प्रभु रक्षा करो और फिर बिना पीछे देखे हुए उसने बाइक चला दी। थोड़ा आगे जाने के बाद जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वही आदमी, वही पोज, उसी तरह से लिफ्ट मांगता हुआ वो आदमी रोड के एकदम बीचों बीच खड़ा हुआ था। यहां पर वो फिर से बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने अपनी बाइक फिर से जोर से भगाई। कुछ देर ड्राइव करने के बाद उसने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे वो मंदिर आ गया जहां पर वो हमेशा रुकता होता है, तो उसने सीधा जाकर के बाइक वहां पर रोक दी। वो बाइक से नीचे उतरा, उसने दोनों तरफ देखा, वहां पर कोई भी नहीं था और रोड एकदम खाली थी और वहां पर सिर्फ एक ठंडी हवा चल रही थी। वो आराम से जाकर के मंदिर की सीढ़ियों में बैठा और अब उसे थोड़ा सा सुकून फील हो रहा था। वहां पर बैठ करके विवेक ने जब अपना फोन चेक किया तो उसके फोन में अपनी मम्मी और अपनी गर्लफ्रेंड की 24 मिस्ड कॉल देखी। वो काफी ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि फोन उसकी जेब में ही था, ना वो साइलेंट मोड पर था, तो उसने सोचा कि इसमें कोई रिंगटोन क्यों नहीं सुनाई दी, उसे पता क्यों नहीं चला कि उसके घर से और उसकी गर्लफ्रेंड के कॉल आ रहे हैं। उसने अपने घर पे और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, उन्हें बताया कि वो रूम पर पहुंच चुका है क्योंकि वो उन दोनों को टेंशन नहीं देना चाहता था। विवेक ने अब यहां से अपनी बाइक उठाई और भगवान का नाम जपते हुए सीधा अपने रूम तक पहुंच गया। पूरा रास्ता उसको ऐसा महसूस होता रहा जैसे वो अभी भी पीछे है,
जैसे वो हवा के साथ साथ चल रहा हो, बिना दिखाई दिए लेकिन बिल्कुल आसपास। उस रात वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, किसी तरह से बस सुबह हो जाए। अगले दिन बिना कुछ सोचे समझे विवेक पुरी पहुंच गया। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन वो एक चीज का जवाब स्पेशली चाहता था कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों। विवेक को पता था यहाँ पर एक आश्रम है जिसमें एक सिद्ध बाबा रहते हैं और उनसे वो पहले भी मिल चुका था, तो आज वो सीधा उनके पास पहुंच गया। आश्रम के लोगों ने बताया कि बाबा का आज मौन व्रत है और वो शाम तक किसी से बात नहीं करेंगे। विवेक ने डिसाइड किया कि चाहे आज पूरा दिन लग जाए लेकिन वो वहां पर रुकेगा। उसके साथ जो हुआ था उस चीज की उसके मन के अंदर इतनी ज्यादा घबराहट थी कि वो ये सब कुछ बिना जाने वहां से जा ही नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों। जैसे ही शाम हुई और बाबा का मौन व्रत खत्म हुआ और जैसे ही विवेक का नंबर आया बाबा से मिलने का, तो मिलते ही विवेक ने बाबा को सब कुछ बता दिया। उन बाबा ने वहां पर बैठ के थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाया और फिर उससे कहा कि तूने उस गांव में कोई ऐसी चीज छू ली थी कि वहां की कुछ आत्माएं थी जो तेरे पीछे आ गई थी। क्योंकि तू ब्राह्मण है, तूने जनेऊ पहना हुआ है और तू राम नाम जप रहा था, इसलिए वो तेरा बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। बाबा ने उससे कहा कि आज रात यहाँ पर पूजा होगी, तुम वो पूजा अटेंड कर लेना, तुम्हारी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह तुम पंच तीर्थ और नरेंद्र सरोवर में स्नान करके प्रभु जगन्नाथ के दर्शन भी कर लेना। विवेक ने ऐसा ही किया। वो सारी रात वहां पर पूजा में बैठा रहा और धीरे धीरे उसको ऐसा महसूस हो रहा था रात में कि उसके शरीर के ऊपर से कुछ बोझ, कुछ नेगेटिविटी है जो उतर रही है। अगले दिन सुबह जब उसने पुरी के पवित्र जल में स्नान किया और जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए, तो उसके मन में एक अजीब सा सुकून आ गया। उसके बाद भी उसने 4 साल तक उस रोड पर ट्रैवल किया, लेकिन उसके बाद फिर से उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। शायद उसके पवित्र जल से स्नान करने और पूजा करने के बाद उन एंटिटीज ने उसे परेशान करने की हिम्मत ना की हो। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से सिर्फ मंजिल तक पहुंचना काफी नहीं होता, वहां से बचकर के निकलना पड़ता है। विवेक के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था। उसने रोड पर सिर्फ एक शैडो नहीं देखी थी, बल्कि कुछ ऐसा महसूस किया था जो इंसानी समझ से एकदम परे है। वो आवाज मोहते नेजा आज भी उसके दिमाग के कोने में कई बार गूंजती है। शायद उस जंगल के बीच आज भी वो स्पिरिट किसी का इंतजार कर रही है। शायद आज भी कोई इंसान अगर वहां से गुजरता होगा तो वो एक तरह के लूप में फंस जाता होगा। वही रोड, वही माइलस्टोन, वही जंगल, वही परछाई जो कि किसी से लिफ्ट मांग रही हो। अगर आप भी ओडिशा के ऐसे किसी रास्ते से गुजरे तो हमेशा याद रखिएगा कि हर एक मुसाफिर जिंदा नहीं होता। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।